दोस्तों, भारतीयों में ना विरोध का एक बहुत लंबा कीड़ा रहा है। और कीड़ा ही नहीं, जब भी कुछ नया करने की कोशिश होती है या बदलाव करने की कोशिश होती है तो मैं कहूँगा कीड़ा तो बहुत छोटा शब्द है, एनाकोंडा रहा है। और अगर आप कहेंगे भाई मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं आपको इसके प्रूफ देता हूँ, सबूत देता हूँ, और फिर आप पहचानिए कि इसकी वजह से कितना ज़्यादा घाटा हुआ है भारतीय सभ्यता को, भारतीयों को और इस देश को। और अगर मैं ये ठहरा दूँ कि भारत इसी वजह से 800 साल गुलाम रहा है, तो आप आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि मैं आपको घटना दर घटना बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ होती आई है और किस तरीके से हमने अपना विजयवाड़ा में एनाकोंडा बिठा के विरोध किया है। अगर किसी भारतीय से बोला जाए कि पहली ट्रेन कब चली, तो वो कहेगा 1858 में पुणे में। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ये असली सच नहीं है। पुणे से पहले मद्रास में 1838 में ट्रेन चल चुकी थी। अब आप कहेंगे कि जब चल चुकी थी तो भाई कंटिन्यू क्यों नहीं चली? कंटिन्यू इसलिए नहीं चली क्योंकि भारतीयों में कीड़ा पाया जाता है। कितने सारे राजा रजवाड़े तो ये बोलने लगे कि सब लोग एक साथ कैसे बैठ सकते हैं एक वाहन में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन कई सारे राजा रजवाड़े तो इसके विरोध में उतर आए कि बैलगाड़ी की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, हम उसमें कैसे बैठ सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बीकानेर के राजा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पहले मेरी घोड़ा गाड़ी से ट्रेन को जीत के दिखाओ, मतलब रेस में हरा के दिखाओ मेरे घोड़ा गाड़ी को, तब मैं ट्रेन में बैठूंगा। और इसी विरोध के कारण रेलगाड़ी नहीं चली। लेकिन आज हम तर्क दें कि घोड़ा गाड़ी वर्सेस रेलगाड़ी, तो हर कोई रेलगाड़ी को ही चूज करेगा। जिस तरीके से रेलगाड़ी का विरोध हुआ उस समय कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि ये तो राक्षसी वाहन है, हम पालकी में बैठ के जाते हैं राजा महाराजा की तरह, यहाँ सब लोग एक बराबर बिठा दिए, तो राक्षसी वाहन में हम नहीं बैठेंगे। अब इस विरोध की कीमत समझिए कितनी उठाई है भारत ने, कितना इस विरोध का कारण सहा है भारत में। दुनिया को पता है कि बारूद और तोप चीन लेके आया, और इस बदलाव को मंगोलों से लेके यूरोप के देश और तुर्कों ने स्वीकार किया, बाद में मुगलों ने भी स्वीकार किया। लेकिन हमारे जो राजा रजवाड़े थे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये कोई लड़ाई है। तोप चलाएंगे तो घोड़े भी दक जाएंगे, हाथी भी दक जाएंगे, ये कोई मतलब शान से युद्ध लड़ने का तरीका नहीं है। हम सिर्फ तलवार से युद्ध लड़ेंगे, हम निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। बाबर आया, तोप लेके आया, 4-5 तोपें लगाई, खानवा से लेके कई सारे मैदान में एक बड़ी बड़ी सेना को बाबर रौंदता चला गया। अगर आप देखेंगे बाद में जब महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी खड़े हुए, तो उनके पास एक बड़ा तोप खाना था, एक सेना थी, और वो तोप को रखते थे। तो बदलाव को जब स्वीकार किया और उससे जवाब दिया, तभी आप टिक पाते हैं। अच्छा, दरअसल विरोध का कारण क्या था? एक ये भी कारण था, भारतीय महाराजाओं को लगता था कि नहीं, बारूद का इस्तेमाल करना कोई शौर्य का प्रतीक नहीं है, ये तो कायरों का प्रतीक है। और इसका कारण क्या हुआ कि 8000 की मुगल सेना हजारों की सेना को, जो लाखों की सेना थी, उसको तोप के दम पर रौंदती हुई चली गई। तो हम बहुत जल्दी बदलाव स्वीकार नहीं करते। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली विजय हुई थी प्लासी के युद्ध में, और हम सबने प्लासी के युद्ध को खूब बखूबी किताबों में पढ़ा है। अंग्रेज़ों की कितनी सेना थी? 600-800 की। मतलब वो जो सेना इकट्ठी हुई थी वहाँ पे बंगाल की, उससे ज़्यादा लोग तो युद्ध देखने वाले थे कि कितने। लेकिन क्योंकि आधुनिक हथियार ना होने की वजह से, आधुनिक हथियारों में जैसे बंदूकें ना होने की वजह से, तलवारों के बदले बंदूक क्या मुकाबला करेगी, चंद अंग्रेज़ों ने बंगाल को कब्जा लिया। तो आधुनिक हथियार हम बदलाव स्वीकार नहीं करते। जब 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम चाइना से हारे, बुरी तरह हारे, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग गालियां दे सकते हो मुझे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चाइना से हम बुरी तरह हारे। रीज़न बीइंग दैट, क्योंकि हमको 300 साल पहले से पता था कि दुनिया में हथियार आ चुके हैं आधुनिक, पर हम उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हमारे पास 303 राइफल थी, हम उसी से लड़ रहे थे। और जब उस समय 1962 में हथियार SLR गन्स A1 वगैरह लेने की शुरुआत हुई, तो इस चीज़ का विरोध होने लगा कि इतनी भारी गन को कैसे सैनिक चलाएंगे। अरे हमें तो ट्रेनिंग दी थी 303 राइफल की, अब ये SLR उठवा रहे हैं। जब हमारे नेताओं को ये समझ आया कि आधुनिक हथियार बहुत ज़रूरी है, तो 1962 में बाकायदा संसद में बहस हुई इस मुद्दे को लेके कि इतनी भारी SLR गन्स को कैसे उठाएंगे सैनिक, उनको तो राइफल की ट्रेनिंग दी गई थी, अब आप SLR उठवा रहे हो।
ये तो नाजायज़ बात है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। इवन इसके लिए भी बहस हुई, मतलब लोगों ने ये तक तर्क दे डाले भारत में कि ये एक गोली की बजाय 10 गोली एक साथ चलेंगी तो गोलियां इतनी कहाँ से आएंगी। जब भारत में कंप्यूटर आया तो ट्रेड यूनियंस ने हंगामा मचा दिया कि भाई 1000 लोगों का काम एक आदमी करेगा, ऐसे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे तो गरीब भिखारी बन जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कंप्यूटर कैसे ला सकते हो आप भारत में। इसी तरीके से कंप्यूटर के बाद जब मशीनों का युग शुरू हुआ तो मजदूर संगठन कई सारे हड़ताल पे चले गए कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप तो मजदूरी छीन रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे करोगे तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। बाद में इन्हीं सभी चीज़ों को स्वीकार किया गया। दोस्तों पिछले 2000 वर्ष में मुझे याद नहीं कि हमने दुनिया को कुछ ऐसा दिया हो सामने से एकजुट होकर उदाहरण कि दुनिया उसके लिए नतमस्तक हो। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, विरोध करना। अब बेरोजगारी है तो विरोध करो, और जॉब दे रहे हो तो और बड़ा विरोध करो, ट्रेन चला दो, आग लगा दो, दंगा फसाद कर दो, क्योंकि ये तो हमारे खून में है। अब आप कहेंगे ये बहुत बड़ा सैन्य एक्सपर्ट बनना है। नहीं भाई, मैं कोई सैन्य एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंस का एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है, ये जो काम किया है वो बहुत बड़े एक्सपर्ट लोगों ने किया। रक्षा मंत्रालय, हमारे सेना प्रमुखों ने, वो जब इस योजना को लाए हैं वो चाहते हैं कि जो युवा समाज है वो सेना जैसा ट्रेंड हो। और ये जो विरोध कर रहे हैं ना, उनको आप देखोगे कि ये जो पत्थरबाज समाज है, जो पत्थरबाजों का सपोर्ट करता है, दंगा फसाद का सपोर्ट करता है, वही इसका विरोध में सबसे सामने फ्रंट लाइन पे अड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पत्थरबाज बने, ना कि सैनिक। तो ये विरोध का कीड़ा चलता रहेगा। बात को समझिए, हर चीज़ का विरोध करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात बताना चाहूँगा, क्योंकि 30 जून से माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम जी विरोध हो जाएगा, अब ऐसे कैसे छात्रों को जान देंगे। किसान आंदोलन, किसान बिल का जो मेन मुद्दा था, गरीब किसानों के लिए मदद हो, कंपनियां उनसे डायरेक्ट खरीदें, बिचौलिए ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो नहीं होने दिया। मोदी जी आए, बोले मेरी तपस्या में कमी रह गई। अब मोदी जी ऐसे कौन कौन से योजनाओं की तपस्या में आपकी कमी रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ तपस्या की कमी में जो खनन डाल रहे हैं, जो एक्चुअल में जो तपस्या में कमी कर रहे हैं, उनकी तपस्या तोड़ दो, मज़ा आ जाएगा भारतीयों को भी, राष्ट्रभक्तों को भी और मेरे जैसे लोगों को भी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।